बिहार में सुपर सीएम नीतीश कुमार की चर्चा क्यों? नमस्कार, मैं हूं अमन और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आज सम्राट चौधरी बैठे हैं। सरकार सम्राट चौधरी चला रहे हैं, फैसले उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट में हो रहे हैं। लेकिन इसी बिहार में अचानक एक दूसरा नारा चर्चा में आ गया है, सुपर सीएम नीतीश कुमार। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनके समर्थकों की तरफ से सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो नीतीश कुमार को सुपर सीएम बताने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ कार्यकर्ता का अपने नेता के प्रति सम्मान है, या फिर इस नारे के पीछे बिहार की आने वाली राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार का प्रभाव क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी कम नहीं हुआ है? आज इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे। आखिर शुरू कहां से हुई ये नई चर्चा? सबसे पहले हाल की घटना समझिए। दरअसल नीतीश कुमार से जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा की मुलाकात होती है। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों की तरफ से सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। बस यहीं से सवाल उठने लगे कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को सुपर सीएम क्यों बता रहे हैं? इस नारे को संवैधानिक व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में कोई सुपर सीएम नाम का पद नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार नारे उस संदेश को सामने लाते हैं जिसे कोई पार्टी सीधे शब्दों में नहीं कहती। शायद इसीलिए इस नारे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पहला कारण, लगभग 2 दशक की सत्ता का प्रभाव। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव। 2005 के बाद करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सत्ता केंद्र नीतीश कुमार ही बने रहे। इस दौरान गठबंधन बदले, सहयोगी बदले, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, लेकिन लंबे समय तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अब मुख्यमंत्री बदले जाने भर से 2 दशक में बना राजनीतिक प्रभाव अचानक खत्म हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जेडीयू के संगठन से लेकर विधायकों, सांसदों और बिहार की नौकरशाही तक नीतीश कुमार का लंबा अनुभव रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी के आने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे बड़े पावर सेंटर बने हुए हैं। दूसरा कारण, नीतीश अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। अगर कोई ये समझ रहा हो कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह सक्रिय राजनीति से किनारे हो गए हैं, तो हाल की गतिविधियां कुछ और ही तस्वीर दिखाती हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में जेडीयू सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। बिहार से जुड़े मुद्दों और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही अब उनके पास नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के राजनीतिक फैसलों और संगठन में उनकी भूमिका बनी हुई है। इतना ही नहीं, जेडीयू नीतीश कुमार के आने वाले बिहार दौरे की तैयारी भी कर रही है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति से विदा नहीं हुए हैं और यही सक्रियता सुपर सीएम वाला नैरेटिव को भी हवा देती हुई दिखाई पड़ रही है। तीसरा कारण, सम्राट चौधरी और नीतीश की मुलाकातें। अब एक और तस्वीर देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में करीबन आधा घंटा तक बातचीत होने की खबर आई। राजनीति में किसी मुख्यमंत्री का अपने गठबंधन के इतने वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना अपने आप में असामान्य नहीं है, लेकिन जब उसी समय सुपर 30 जैसे नारे लगने लगे, तो ऐसी मुलाकातों के भी राजनीतिक मायने निकाले जाने लगते हैं। विरोधी सवाल उठा सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में अभी भी नीतीश कुमार की ही भूमिका सबसे आगे रहती है? वहीं एनडीए और जेडीयू का जवाब ये हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार के बेहद अनुभवी नेता हैं और उनका मार्गदर्शन लेना किसी भी तरह से गलत नहीं है। यानी दोनों बातों के बीच फर्क समझना जरूरी है। प्रभावशाली होना और संवैधानिक मुख्यमंत्री होना दोनों अलग अलग बातें हैं। चौथा कारण, नीतीश की बनाई राजनीतिक जमीन। अब सवाल आता है, नीतीश कुमार का प्रभाव इतने लंबे समय तक बना कैसे? इसके लिए हमें 2005 के बिहार में वापस जाना होगा। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, तब उनकी राजनीति का सबसे बड़ा दावा था न्याय के साथ विकास और सुशासन। उनके शासन की सबसे ज्यादा चर्चा कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर हुई। सरकार ने स्पीडी ट्रायल का पर जोर दिया, अपराधियों को सजा दिलाने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई। यही वो दौर था जब नीतीश कुमार के समर्थकों ने उन्हें सुशासन बाबू कहना शुरू कर दिया। इस मॉडल की आलोचनाएं भी हुई और बाद में वर्षों में बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी उठे। लेकिन 2005 के बाद शुरुआती सालों में कानून व्यवस्था में बदलाव नीतीश सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में गिना गया। सड़कों और कनेक्टिविटी पर काम दूसरा बड़ा क्षेत्र था। सड़क और बुनियादी ढांचा, बिहार के गाँव और जिलों को बेहतर सड़क संगठन नेटवर्क से जोड़ने पर काम
काम हुआ, सड़कों और पुलियों का निर्माण बढ़ा। इससे केवल यात्रा आसान नहीं हुई, बल्कि गांव से शहर तक, बाजार, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के केंद्रों तक पहुंच भी बेहतर हुई। आज नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत की बात होती है तो सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी को उसके महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में गिना जाता है। लड़कियों की साइकिल योजना ने बदल दी तस्वीर। नीतीश कुमार की सबसे चर्चित फैसलों में से एक था मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। सोचिए, उस समय बिहार के बहुत से ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के लिए दूर स्थित स्कूल जाना कितना मुश्किल था। सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की। इसका उद्देश्य था लड़कियां स्कूल तक पहुंच सकें और पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। बाद के सालों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साइकिल सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की महिला और छात्र केंद्रित राजनीति की पहचान बन गई। महिलाओं को 50% आरक्षण। इसके बाद आया एक और बड़ा फैसला, पंचायती राज संस्था और निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। इससे गाँव में बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया, सरपंच और दूसरे निर्वाचित पदों तक पहुंची। राजनीतिक तौर पर इसका असर बहुत बड़ा था। नीतीश कुमार ने महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें स्थानीय सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास किया। इसके बाद सरकारी नौकरी में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जैसे कदम बिहार में उठाए गए। यही वजह है कि लंबे समय तक महिला मतदाताओं को नीतीश कुमार के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन मूल्यों में माना जाता रहा। बिजली और 7 निश्चय। इसके साथ ही बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं की तरफ आइए। नीतीश कुमार ने गाँवों तक बिजली पहुँचाने को अपनी प्राथमिकता में रखा। बिहार सरकार ने बाद में राज्य के सभी गाँव के विद्युतीकरण का दावा किया। फिर 7 निश्चय कार्यक्रम आया। हर घर जल, गली गली युवाओं के लिए योजनाएं, शिक्षा और दूसरे बुनियादी सुविधाओं को इसके तहत आगे बढ़ाया गया। यानी नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को सिर्फ जातिगत समीकरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विकास और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी जोड़ने का प्रयास किया। सरकारी सेवाओं को अधिकार बनाने की कोशिश। 2011 में बिहार में राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट भी लाया गया। इसका मकसद था जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाओं के लिए लोगों को महीनों सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े और निर्धारित समय में सेवाएं मिले। आज डिजिटल सेवाएं सामान्य लग सकती हैं, लेकिन उस समय सरकार सेवाओं को समयबद्ध तरीके से नागरिकों तक पहुंचाने का ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रयोग था। शराबबंदी, उपलब्धि या चुनौती। अब बात उस फैसले की जिसने नीतीश कुमार की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, शराबबंदी। 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। इसके फैसले के पीछे महिलाओं की मांग का एक बड़ा कारण बताया जाता है। नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक सुधार के रूप में पेश किया, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब तस्करी, जहरीली शराब और कानून के दुरुपयोग जैसे सवाल लगातार उठते रहे। इसलिए शराबबंदी को केवल सफलता बताना भी पूरी तस्वीर नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह फैसला नीतीश कुमार की महिला केंद्रित राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बना। और अब जब सम्राट सरकार के समय शराबबंदी की समीक्षा जैसी चर्चाएं सामने आती है, तो सवाल नीतीश कुमार की राजनीति विरासत से जुड़ जाता है। फिर सुपर सीएम नारे के मायने क्या हैं? अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां हमने शुरुआत की थी। नीतीश कुमार को सीएम क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 राजनीतिक संकेत दिखाई पड़ते हैं। पहला, जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर खत्म नहीं हुआ। दूसरा, एनडीए की नई व्यवस्था में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के बावजूद जेडीयू अपनी राजनीतिक अहमियत बनाए रखना चाहती है। और तीसरा, नीतीश कुमार की लगभग 2 दशक की राजनीतिक विरासत इतनी बड़ी है कि नई सरकार के कई फैसलों की तुलना स्वाभाविक रूप से उनके कार्यकाल से होगी। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अभी ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे कहा जा सके कि बिहार की सरकार पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। सुपर सीएम फिलहाल समर्थकों का राजनीतिक नारा है, लेकिन इस नारे का उभरना ये जरूर दिखाता है कि नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता की कहानी से इतनी जल्दी अलग करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, अब असली मुकाबला शायद यहीं से शुरू होता है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है, उनके सामने एक ऐसे मुख्यमंत्री की विरासत है जिसने करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। सम्राट चौधरी को अब अपनी अलग राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान बनानी होगी। अगर सरकार अच्छा प्रदर्शन करती है तो आने वाले सालों में सम्राट मॉडल की बात हो सकती है, लेकिन हर बड़े फैसले से पहले सवाल यही उठता है कि इस पर नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। तो सुपर सीएम वाला नारा सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच का नारा नहीं रहेगा, बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है और जेडीयू के लिए ये नारा अपने नेता की ताकत दिखाने का जरिया बन सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में 3 चीजों पर नजर रखिएगा: नीतीश कुमार की प्रस्तावित बिहार यात्रा, सम्राट चौधरी सरकार के बड़े नीतिगत फैसले और तीसरा, बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता और राजनीतिक प्रभाव का संतुलन। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही बदल गई हो, लेकिन बिहार
बिहार की राजनीति में एक सवाल अभी बाकी है। क्या नीतीश कुमार सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं या बिहार की सत्ता में आज भी उनकी बात इतनी ही महत्वपूर्ण है कि समर्थक उन्हें सुपर सीएम तक कह रहे हैं? इस सवाल का असली जवाब नारों से नहीं, आने वाले महीनों के राजनीतिक और सरकारी फैसलों से मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या सुपर सीएम का नारा सिर्फ नीतीश समर्थकों का उत्साह है या इसके पीछे बिहार की राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा है? कमेंट करके जरूर बताइए।